रात का वक्त था। एक टेढ़ी मेढ़ी सुनसान सड़क। उस सड़क पर बस एक लाल रंग की कार तेजी से भागती जा रही थी। कार में बैठे थे अविनाश, उसकी पत्नी जानकी और 7 साल का बेटा ओम। अविनाश एक सरकारी कर्मचारी था और उसका ट्रांसफर एक दूर दराज के गांव में हो गया था। यही वजह थी कि वो अपने परिवार को भी साथ लेकर उस गांव की ओर जा रहा था। उन्हें गांव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, न लोगों के बारे में, न ही उस घर के बारे में जहां उन्हें रहना था। बस सरकार की तरफ से एक पुरानी कोठी उन्हें अलॉट कर दी गई थी। अविनाश ने सिर्फ 1-2 बार फोन पर बात की थी और बात बस वहीं पर खत्म हो गई। यार अविनाश, उम्मीद है तुम्हें और ओम को वो गांव पसंद आया होगा। अविनाश ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर जमी रही। पीछे की सीट पर सोया हुआ था ओम, मासूम सा बच्चा जिसे गांव की दुनिया का कोई अंदाजा ही नहीं था। तभी जानकी ने खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल था। बाकी सब तो ठीक है, पर तुम इन जंगलों को देख रहे हो, कितने घने हैं ये। अगर कोई इन जंगलों में खो गया तो शायद कभी वापस ना मिल पाए। इतना बोलकर उसने धीरे से पीछे देखा। ओम अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था और कुछ घंटों के बाद वो आखिरकार गांव पहुंच गए। सड़क अब और भी उबड़ खाबड़ हो चुकी थी। इक्का दुक्का झोपड़ियां दिखाई दे रही थी। गांव में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और लोग शायद अपने घरों में थे। फिर जैसे ही उन्होंने एक बड़े लोहे के गेट के पास कार रोकी, उनके सामने थी कोठी जिसके चारों तरफ सूखे पेड़ थे। फिर अविनाश ने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और बाहर उतरा। उनके साथ जानकी भी बाहर निकली। दोनों अपने सामने बड़ी सी कोठी को देखने लगे, जो बहुत ज़्यादा वीरान और सुंदर दिख रही थी। अविनाश यार, ये घर कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे दूर दराज के गांव में इस तरह का डिज़ाइन आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। इतना बोलकर अविनाश ने गाड़ी में से सामान निकालना शुरू कर दिया और जानकी ने ओम को उठाया। सारा सामान इकट्ठा करके वे लोग हवेली के दरवाजे के पास गए और जैसे ही अविनाश दरवाज़ा खोलने वाला था, अंदर से दरवाज़ा अपने आप खुल गया और सामने खड़ी थी एक बुढ़िया, जो उन लोगों को देखकर कांपती हुई आवाज़ में बोली, बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। मैं शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रात के 11 बजा दिए तुम लोगों ने। इतनी देर तक मैं इस हवेली में नहीं रुक सकती। आप जल्दी जल्दी अंदर आओ, तुम्हें हवेली दिखा देती हूँ। लेकिन अचानक बुढ़िया को वहां देखकर अविनाश, जानकी और उनका बेटा ओम हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें पहले मालूम नहीं था कि हवेली में एक बुढ़िया भी होगी। और इसी हैरानी में अविनाश ने पूछ लिया, लेकिन आप हैं कौन? जब हमें घर मिला था तब हमें बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। बुढ़िया अजीब तरह से चलकर 2 कदम अविनाश के सामने आई और आंखों में आंखें डालकर बोली, बाबूजी, पिछले 30 सालों से इस हवेली में काम कर रही हूँ। बहुत आए और बहुत चले गए। यहाँ की देखरेख, सफाई सब मेरे ही हाथ में है। बुढ़िया की बात से अविनाश जान गया था वो हवेली में काम करती थी और उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर घुस गया। अंदर उन लोगों ने देखा वहां लोगों की तस्वीरें टंगी हुई थी। घर अंदर से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। बड़े बड़े झूमर और शाही दरवाजे, सुंदर मूर्तियां। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा का घर हो। अच्छा अम्मा, एक बात तो बताओ, ये घर पहले किसका था? जानकी ने पूछा। ये घर पहले एक राजा का था, लेकिन राजा ने एक गलती कर दी और सब कुछ बर्बाद हो गया। पर अम्मा, वो कैसी गलती? अविनाश ने तुरंत ही पूछ लिया। कहते हैं उस गलती को इस घर में दोहराते नहीं है। छोड़ो, ये बेकार की बातें मैं तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वैसे तो पूरी हवेली ही तुम्हारी है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमरे ऐसे हैं जिन्हें तुम कभी मुड़कर भी मत देखना, नहीं तो। जिसके बाद उस बुढ़िया ने अविनाश और जानकी को उनका कमरा दिखाया और सारा सामान कमरे में सेट कर दिया। तब जाके वो बूढ़ी अम्मा अपनी लालटेन पकड़े वहां से जाने लगी, पर जाते हुए उसने रुककर एक बात कही, और हाँ, इस घर के कुछ नियम हैं। रात होते ही कमरों से बाहर नहीं निकलना और ना ही किसी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे जाना। जो भी हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है।
इतना बोलकर वो वहां से चली गई, पर जानकी उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान थी। अविनाश, इसने ऐसा क्यों कहा? अरे बकवास कर रही है बुढ़िया, सटिया चुकी है। अविनाश और जानकी ने उनकी बात को टाल दिया और ओम को वहीं बिस्तर पर सुला दिया और खुद भी सो गए। अगली सुबह अविनाश तैयार हुआ और अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। देखते ही देखते लोगों को घर में कुछ दिन बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन लोगों ने ओम को अपना पर्सनल रूम भी दे दिया, जहां वो दिन रात बैठा करता और खेलता। एक रात अविनाश को घर लौटने में देर हो गई। उनका बेटा अपने पिताजी का इंतजार कर रहा था। अविनाश को रोज की आदत थी ऑफिस से आने के बाद ओम के साथ खेलने की, और आज भी करीब 10 बज चुके थे। अविनाश घर पहुंचा और ओम भागते हुए आया। पापा, आज आपने बहुत देर कर दी, चलो ना आप खेलते हैं। लेकिन अविनाश थका हुआ था, सिर दर्द से चूर हो रखा था। बेटा, आज पापा ना बहुत थक गए हैं, आज नहीं खेलेंगे, कल खेलेंगे। ओम का चेहरा एकदम से उतर गया। उसकी आंखों में नाराजगी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुंह फेर कर वापस चला गया। जानकी दरवाजे के पास खड़ी थी। ओम को जाते देखकर वो काफी चिंता में हो गई। अविनाश, तुम्हें कुछ बताना था। क्या हुआ? अविनाश ने अपना बैग उतारते हुए पूछा। कई दिनों से ओम अपने कमरे में अकेले रहना पसंद करता है, और अजीब बात तो यह है कि वो किसी से बातें करता है जैसे कोई उसके साथ है, लेकिन कमरा पूरी तरह से खाली होता है। अविनाश, फिर वो किससे बात करता है? अविनाश ने हल्के से अंदाज में कहा। अरे, ये बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं इन सबके, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं। जानकी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अविनाश पहले ही थककर बिस्तर पर लेट गया और बिना कुछ खाए पिए सो गया। अविनाश को नींद आ गई, लेकिन देर रात अविनाश की नींद टूट गई। उसका गला सूख रहा था। वो धीरे से उठा और किचन में पहुंचा। अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर जैसे ही वो किचन के पास पहुंचा, उसे किसी के हंसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। एक बच्चा हंस रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च किचन की ओर मोड़ी। वो देखता है कि ओम वहां पर बैठा हुआ है, जैसे सामने कोई और बैठा हो, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ओम, अविनाश ने आवाज दी। ओम ने पीछे मुड़कर देखा और फिर एकदम से खामोश होकर वहां से भाग गया। अविनाश ने भी किचन की ओर तेज कदम बढ़ाए। वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली कुर्सी और जंग लगी प्लेट जमीन पर गिरी हुई थी। अविनाश सोच में डूबा ही था कि एक दूसरी आवाज आई, किसी दरवाजे के खुलने की आवाज। पीछे एक पुराना कमरा था, वो जो हवेली में सबसे अंदर वाले हिस्से में था। वही कमरा जिसके बारे में बुढ़िया ने कहा था। कुछ कमरे ऐसे हैं जिन्हें देखना तक नहीं। अविनाश धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। हाथ में टॉर्च कांप रही थी। कमरे का दरवाजा अध खुला था। उसने झांककर अंदर देखा और उसकी आंखें चौंधिया गई। वहां था एक बच्चा, लेकिन ओम नहीं। वो बच्चा पीला था, झुका हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, बाल उलझे हुए, कपड़े पुराने और फटे हुए थे, और वो उसे घूर रहा था। सीधे अविनाश की आंखों में। दोनों के बीच खामोशी थी। कौन है वहां? अविनाश ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। बस वही डरावना बच्चा। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अविनाश चौंक गया और पलटकर देखने लगा। पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो ओम था। अविनाश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। चलो ओम, चलो यहाँ से, अभी के अभी यहाँ से चलो। वो तेजी से उसे उसके कमरे से खींचते हुए बाहर लाने लगा, लेकिन तभी अविनाश का पैर जैसे जम से गए। उसने पीछे देखा। ओम का दूसरा हाथ अब भी किसी ने पकड़ा हुआ था। वो वही भूतिया बच्चा था। ठंडी पीली आंखें, मुर्दा सा चेहरा और हाथ में ओम का हाथ। अविनाश ने झटके से ओम का हाथ खींचा और उस भूत को जोर से धक्का दे दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा, लेकिन उसकी आंखें अब भी ओम को देख रही थी। पर अविनाश ने बिना रुके ओम को उठाया और सीधा भागते हुए जानकी के पास पहुंचा। जानकी, जानकी जल्दी उठो, जल्दी चलो, इस घर में कुछ है, कोई है यहाँ पर। जानकी घबरा गई। क्या हुआ? क्या हुआ जी? बाद में बताऊंगा, बस अब यहाँ से निकलो। तीनों भागते हुए हवेली के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़े, क्योंकि मेन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। पीछे के दरवाजे से जैसे तैसे वो लोग बाहर निकले। चारों तरफ घना कोहरा छा चुका था। अविनाश ने कार की चाबी निकाली और तीनों जल्दी से कार में बैठ गए।
अब हम कभी भी वापस नहीं आएंगे इस कोठी में, नहीं आएंगे इस गांव में, कभी भी नहीं, अविनाश ने कांपती हुई आवाज में कहा। कार स्टार्ट हुई और धीरे धीरे उस भूतिया हवेली से वो दूर निकल पड़े। जानकी चुप थी। अविनाश का चेहरा तनाव में था और ओम पीछे की सीट पर बैठा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। तुम आ गए, अब हम फिर से साथ में खेलेंगे। अविनाश ने तुरंत बैक मिरर में देखा। क्या कहा बेटा? ओम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें पीछे की सीट पर टिकी हुई थी। अविनाश और जानकी ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पीछे पलटे। पीछे की सीट पर वो भूतिया बच्चा बैठा था। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें सिर्फ ओम को दिख रही थी। नहीं, जानकी की चीख निकली और कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई। लेकिन उन लोगों के साथ क्या हुआ शायद कोई नहीं जान सका, और अविनाश की कहानी भी हर एक उस घर में आने वाले मुसाफिर की तरह अधूरी रह गई।